हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 43 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शंस। देखिए, हम पिछली वीडियोस में एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस में एक वैरायटी आती है रिकर्सिव फंक्शन। ये एक तरीके का ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करता है और तब तक कॉल करता रहता है जब तक हम इसे स्टॉप करने की कोई कंडीशन पास नहीं करते। मैं इसको यहाँ पर आपको इसके सिंटेक्स से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा डेफ और यहाँ फंक्शन का नेम और यहाँ आ जाएंगे हमारे पैरामीटर्स। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करेंगे और उसके लास्ट में यहाँ पर इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेंगे। कॉल करने के लिए लास्ट वाली लाइन में आपको लिखना होगा रिटर्न और सेम वही फंक्शन का नेम जो आपने ऊपर लिया होगा वही नेम। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम पैरामीटर था उसमें आप कुछ चेंजेस करके दोबारा से उस पैरामीटर को यहाँ से सेंड करेंगे। तो इस तरह से फंक्शन लूप की तरह काम करता रहता है। यहाँ पर एंड पे आता है, दोबारा से हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फिर से ये फंक्शन चल पड़ता है और जो भी हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं वो हम इस पार्ट के अंदर ही करते हैं। अब जैसे कि व्हाइल लूप भी हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पर भी हमें अगर इस फंक्शन को बीच में रोकना है या कभी भी बंद करना है तो हमें इसके अंदर एक कंडीशन पास करनी होती है जिसे हम कहते हैं बेस केस। इस बेस केस कंडीशन के बिहाफ पर ही हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। जो ये फंक्शन लूप है, हम यहाँ पर एक कंडीशन पास करते हैं, जब भी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम सीधा इसको रिटर्न करेंगे और ये रिटर्न होने से सीधा बाहर आ जाएगा जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तब तक ये हम दोबारा सेम फंक्शन को कॉल करते रहते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस रिकर्सिव फंक्शन को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाई है recursive-function.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 1 से लेकर 5 तक एक काउंटिंग को प्रिंट करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन बनाकर। इसमें हम कोई अलग से लूप यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन का नाम मैं ले रहा हूं प्रिंट नंबर्स और इसके अंदर पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं n। अब इस फंक्शन के अंदर आकर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है सारे नंबर्स को, मतलब कि नंबर्स की वैल्यू को। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे वेरिएबल n को। अब ये वेरिएबल की n की जो वैल्यू है ये हर बार बढ़नी भी चाहिए क्योंकि इसको मैं 1 से स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को कॉल कर लूंगा लास्ट में। फंक्शन का नाम आपको मालूम है प्रिंट नंबर्स और इसमें जो भी n के अंदर वैल्यू है उसमें +1 करके सेंड करूंगा, मतलब कि उससे अगली वैल्यू। और ये कब तक लूप चलना चाहिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक कंडीशन भी पास करनी है जिसको हम कहते हैं बेस केस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ। देखिए, मेरे को 1 से लेकर 5 तक ही काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं हर बार n की वैल्यू को चेक करूंगा कि n की वैल्यू 5 से बड़ी तो नहीं है। जब ये बड़ी हो जाएगी तभी मेरे को इस लूप से बाहर आ जाना है, मतलब कि इस फंक्शन से बाहर। तो इसके लिए मैं सिंपल रिटर्न लिख देता हूँ। रिटर्न में आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, बस ये खाली रिटर्न बाहर आ जाएगा और इसको मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन से बाहर आकर। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम है प्रिंट नंबर्स और मैंने यहाँ पर कहा स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना है। 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, क्या 1 बड़ा है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने 1 + 1 कर दिया, 2 हो गया। 2 यहाँ पे पास किया। अब 2 को मैंने दोबारा चेक किया, 2 बड़ा नहीं है 5 से, दोबारा आया यहाँ पर नीचे, 2 को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर 2 + 1 3, 3 को फिर मैंने पास कर दिया ऊपर क्योंकि फंक्शन हर बार कॉल हो रहा है और 3 को फिर मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कब तक लूप चलेगा, जब तक कंडीशन n की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। मैं इसको लूप को रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करो, तो देखिए 2 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। फंक्शन अपने आप ही अपने आप को कॉल कर रहा है। मैंने फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर हम ये कंडीशन पास नहीं करेंगे तो ये लूप चलता ही रहेगा और इससे हमारा सर्वर या हमारा सिस्टम भी हैंग हो सकता है। तो उसके लिए एक एरर आ जाएगा। तो आपको हमेशा इसको यहाँ पर कंडीशन को जरूर पास करना है जिसे हम कहते हैं बेस केस, जिसके बिहाफ पर ये फंक्शन जो है कभी ना कभी जाके रुक जाएगा। अब देखिए, मैं इसका बिल्कुल उल्टा फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं कोई नंबर पास करूं और ये उसकी उल्टी काउंटिंग, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग को प्रिंट कर दे। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूं और यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं काउंटडाउन और इसमें एक पैरामीटर ले लेता हूं n। अब यहां पर सबसे पहले मैं प्रिंट क्या करना चाहता हूं, जो भी हमारे अंदर n की वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट n और इसके बाद मैं इसी फंक्शन को यहां पर कॉल कर लेता हूं जिसका नाम है काउंट डाउन।
स्पेलिंग बेसिकली गलत हो रहे हैं, यहाँ पे टी लिखना था, काउंट डाउन। अब जो भी वैल्यू आई है उसमें एक -1 करना है। ये देखिए मैं अभी आपको सारा समझाऊंगा। और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक यहां पर वैल्यू 0 नहीं पास हो जाती। तो यहां पर देखिए मैं जब भी माइनस करता रहूंगा सारी वैल्यूज में, जैसे 10 पास किया, 10 में -1 किया तो 9 आ जाएगा, 9 में -1 किया तो 8 आ जाएगा। इस तरह माइनस करते करते जब तक वैल्यू 0 नहीं आती तब तक ये फंक्शन मुझे कॉल करते रहना है। हर बार मैं ऊपर चेक करूंगा कि n की वैल्यू 0 तो नहीं होगी है। अगर 0 होगी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी है, तब मैं यहां पर जैसे प्रिंट कर देता हूं डन, मतलब कि फंक्शन अपना काम खत्म कर चुका है, और यहां पर रिटर्न कर देता हूं। रिटर्न में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस सिंपली रिटर्न कर देना है, तो ये फंक्शन से बाहर चला जाएगा। अब इस फंक्शन के बाहर आकर मैं इसे कॉल भी कर लेता हूं। अब इसके अंदर बताना है कि काउंटडाउन स्टार्ट कहां से करना है, जैसे मैंने लिखा 5 से। अब यहां पर मैं ऊपर गया और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 5 आया, 5 को मैंने यहां पे पास किया, 5 - 1 4 ऊपर चला गया। फिर 4 इसने चेक किया क्या 4 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो 4 को प्रिंट कर दिया। फिर यहां आया 4 - 1 3, तो 3 को जब लूप चलेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 2, इसी तरह 1, और जब यहां पे 1 आएगा 1 - 1 0, तो हमने ऊपर पास किया 0। अब यहां पर n की वैल्यू है 0 और 0 = 0 होता है, तभी ये बाहर निकला और इसने प्रिंट कर दिया डन, और ये रिटर्न कर दिया और सीधा ये लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक फंक्शन को भी लूप की तरह वर्क कर सकते हैं, उसको फंक्शनल लूप बनाकर रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से। हम ये इसमें इतना बेसिक काम नहीं करते कि काउंटिंग को प्रिंट कर दिए वगैरह। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए जो ये हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, या यहां पर कोई और डिजिट भी हो सकता है, तो हम उसका फैक्टोरियल बनाना, और किससे बनाना है, रिकर्सिव फंक्शन से। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो देखिए अगर हमने जैसे यहां पर कहा 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 से लेकर 1 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैंने इसमें पास किया 10, तो 10 का फैक्टोरियल बनेगा 10 × 9 × 8, इस तरह 1 तक लेकर। तो कोई भी हम डिजिट पास कर सकते हैं, उसका फैक्टोरियल देख सकते हैं। अब इसके लिए बेसिकली लूप चलाना पड़ेगा। पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 3 से, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी 2 से, उसके बाद वैल्यू जो आएगी उसको 1 से। तो इसके लिए मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर ले लिया n, और जैसे मान लीजिए यूजर इसको कॉल करता है और वो चाहता है यहां पर 5 का फैक्टोरियल देखना, तो 5 वैल्यू जो है n में आ जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि ये फैक्टोरियल फंक्शन चलाना कहां तक है। देखिए लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा, मैं कोई भी डिजिट पास करूं लास्ट में 1 ही आएगा। तो हमें सबसे पहले यही बेस कंडीशन बनानी है अपनी कि n की वैल्यू 1 है। अगर उसकी वैल्यू जब भी 1 आ जाएगी तो यहां से रिटर्न कर दिया, जैसे मैंने यहां लिख दिया 1। आप नॉर्मली सिंपल रिटर्न भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखने से ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब बात आती है कि 5 को 4 से, 4 के बाद 3 से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए यहां पर मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा कुछ इस तरह से। मैंने रिटर्न में इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। किया कैसे, देखिए जो भी n में वैल्यू आई है, मान लीजिए यहां पर वैल्यू आई है 5 को मैं यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोबारा से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करके। इसमें मैंने कर दिया 5 - 1, मतलब कि 4 को यहां पे पास कर दिया, तो 4 ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी। अब यहां पर 5 × 4 ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मैं यहां पे पास कर रहा हूं 4, और यहां पर 4 - 1 3। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं कैसे। मान लीजिए हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है, मैंने इसमें कॉल किया 5, तो ये वर्क कैसे करेगा, कुछ इस तरह से। देखिए रिटर्न में यहां पर आएगा 5 और फैक्टोरियल में हम पास कर देंगे 5 - 1, मतलब कि 4। फिर उसके बाद ये दोबारा लूप चलेगा, तो यहां पर 5 × 4 हो जाएगा, और इसके बाद फैक्टोरियल में 4 - 1 किया तो 3 आ गई वैल्यू। इसी तरह जब दोबारा कॉल किया तो ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब यहां पर जब 3 आया तो यहां पर कर दिया 3 - 1, मतलब कि 2। तो 2 को पास किया, दोबारा फंक्शन कॉल किया। अब ये 2 के लिए जब फंक्शन चला तब यहां पर आ गया × 2, और यहां पर 2 - 1, मतलब कि 1। अब दोबारा जब हम लूप चलाएंगे यहां पर, तो सार का मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा और यहां पर आ चुका है n में 1, तो यहां पर कंडीशन होगी ट्रू, तो ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और बाहर आके जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा 120। तो आपने देखा कि कैसे हम रिकर्सिव फंक्शन का इस तरह से फैक्टोरियल फंक्शन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी ये मैंने फंक्शन बनाया है इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं कैसे वर्क करेगी। तो देखिए मैं आ गया अपने एडिटर में। देखिए वही सेम कोड है जो फैक्टोरियल फंक्शन का मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहां पर मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो 5 का फैक्टोरियल आएगा यहां पर 120। अगर यहां पे मैं पास कर देता हूं 10, तो 10 का फैक्टोरियल आएगा यहां पर
ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 36,28,800। इस तरह की अमाउंट यहाँ पर आएगी। तो बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फंक्शन जो हमने बनाया है अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पर हर बार मैं ये पैरामीटर भेज रहा हूँ, इसमें चेंज करता जा रहा हूँ। चेंज करी हुई वैल्यू को दोबारा से इसमें भेजता हूँ और दोबारा से कंडीशन चेक होती है और दोबारा से उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नई फैक्टोरियल की वैल्यू से। अब ऐसे ही बिल्कुल एक और एडवांस एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिवर्स करना है स्ट्रिंग को विद रिकर्सिव फंक्शन। बेसिकली ऐसा काम करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन भी आते हैं पाइथन के अंदर, मगर ये काम हमारे को रिकर्सिव फंक्शन में करना है। इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से आप स्ट्रिंग को रिवर्स कीजिए या फैक्टोरियल फंक्शन बनाइए। तो देखिए रिवर्स स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है पाइथन, इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखूंगा तो ये इसका रिवर्स ऑर्डर है। जो एन लास्ट में आ रहा था वो पहले आ गया, सेकंड लास्ट में ओ था तो यहाँ पर आ गया सेकंड में, और जो पी था सबसे स्टार्टिंग में वो आ जाएगा लास्ट में। तो ऑर्डर ही बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो चुका है। तो ऐसा काम करने के लिए हमें करना क्या है, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो इस फंक्शन का नाम मैंने रखा रिवर्स और यहाँ पर पैरामीटर के लिए लिया टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल। अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो इसमें अपना स्ट्रिंग पास कर दूंगा जैसे मैंने पास किया पाइथन। अब यहाँ पर होगा क्या, हम यहाँ पर हर बार इस फंक्शन के अंदर इसमें से एक वैल्यू, पहली वाली वैल्यू डिलीट करते रहेंगे, उसके बाद ये स्ट्रिंग छोटा हो जाएगा। फिर दोबारा कॉल करेंगे तो अगले में आएगा वाइथॉन, फिर वाई हटा देंगे तो THON रह जाएगा, फिर इसमें पास करेंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 नहीं हो जाती। तो हमारा जो बेस कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर मैंने यूज किया इफ लेन। लेन जो है एक फंक्शन है जो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम कुछ भी पास करते हैं, मतलब कि कोई भी डाटा टाइप का स्ट्रिंग, तो ये उसकी लेंथ काउंट करके बता देता है। तो हर बार देखिए मैंने आपको बताया इसमें से हम एक एक कैरेक्टर डिलीट करते रहेंगे, सबसे पहला कैरेक्टर, तो इसकी लेंथ भी कम होती रहेगी और जब लास्ट में इसकी लेंथ रह जाएगी 0 तब हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, मतलब कि इसको लिखना जरूरी नहीं, आप सीधे इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। अब बात आती है ये जब फंक्शन है रिकर्सिव है तो ये अपने आप को कॉल कैसे करेगा, तो कुछ इस तरह से कॉल करेगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिखा रिवर्स और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट की वैल्यू। अब मैं जो टेक्स्ट की वैल्यू आई है जैसे पाइथन, उसमें से इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लास्ट तक, देखिए कॉलन लगाया और उसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी, तो इंडेक्स नंबर 1 से लेकर सारी लास्ट तक वैल्यू को इसमें पास कर रहा हूं, सिर्फ 0 इंडेक्स को छोड़ दिया। अब 0 इंडेक्स पे क्या है P और 1 पे क्या है Y, 2 पे क्या है T, तो इसका इंडेक्स नंबर है पहले वाले का 0। तो 0 वाली वैल्यू को मैंने कट करके लास्ट में यहां पर जोड़ दिया, मतलब कि अपेंड कर दिया। बाकी रिमेनिंग वैल्यू Y से लेकर THON तक इसमें सेंड कर दी। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर रिवर्स फंक्शन है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया पाइथन। अब इसमें जो जितने भी ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं P, Y, THON, इन सब का अपना एक इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर है। जैसे पहली वाली वैल्यू का P का है 0, फिर उसके बाद है 1, फिर 2, 3, इस तरह से टोटल वैल्यूज है यहाँ पर 6। अब जब ये लूप पहली बार चलेगा तो कैसे वो करेगा, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर रिवर्स में क्या किया, यहाँ लिखा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सारी वैल्यू। अगर लास्ट में कॉलन के बाद कोई वैल्यू नहीं दी है तो 1 से लेकर लास्ट तक सारी वैल्यू YTHON को पास कर देगा दोबारा से रिवर्स फंक्शन को कॉल करने में। और जो पहली वैल्यू आई थी उसको प्लस करना है लास्ट में, मतलब कि वो वैल्यू लास्ट में एम्बेड भी होती रहेगी, क्योंकि मेरे को आउटपुट ये वाली चाहिए। तो लास्ट में P ऐड हो चुका है। अब बाकी जो वैल्यू भेजी थी उसको दोबारा से रिवर्स फंक्शन में कॉल कर दिया। ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो Y निकला, Y को हमने फिर से ऐड कर दिया लास्ट में, फिर बचा THON, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे था और 0 वैल्यू को हम यहाँ पे कर रहे हैं अपेंड, और बाकी 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 1 से लेकर सारी वैल्यूज को दोबारा सेंड कर रहे हैं। तो ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा और देखिए 0 इंडेक्स पे था T, उसको मैंने लास्ट में एम्बेड कर दिया और यहाँ पर बचा HON। तो इस तरह ये फंक्शन कॉल होता रहेगा जब तक यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू नहीं आ जाती। ये देखिए तो लास्ट में बचा था N, इसको मैंने कॉल किया और ये लास्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, मतलब कि अपेंड कर दिया, फिर ये बचा एम्प्टी। तो हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई थी अगर लेंथ जो है टेक्स्ट की वो 0 हो जाती है। अब इसकी अगर हम लेंथ चेक करेंगे तो ये आएगी 0 और तभी ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स को लास्ट में अपेंड कर दिया, तो इस तरह से ऑर्डर हमारे को मिलेगा। तो ये इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने एडिटर में, और देखिए वही सेम कोड है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेंड किया था स्ट्रिंग पाइथन, तो इसने उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन इज गुड, तो एक लंबा स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करके देखते हैं। ये देखिए सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं। कैसे हो रहा है, ये हमने यहाँ पर बनाया है
रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। इसमें से सबसे पहली वैल्यू हटा के लास्ट में ऐड करता जा रहा है, मतलब कि इंडेक्स नंबर जो 0 पे थी वैल्यू उसको ऐड कर रहा है, बाकी इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सारी वैल्यूज को दोबारा से सेंड कर रहा है इसी फंक्शन को। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ पर सारी लेंथ 0 नहीं हो जाती। ये देखिए, जैसी लेंथ 0 होगी तो यहाँ रिटर्न की एम्प्टी, तो इसका मतलब है सीधा फंक्शन से बाहर आ जाना है। बाहर आके इसको प्रिंट कर देगा जो भी हमने प्रिंट करने को बोला। ये देखिए, तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने रिकर्सिव फंक्शन देखा। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है और तब तक करता है जब तक इसको ये एक बेस कंडीशन नहीं मिल जाती। जैसी बेस कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ से रिटर्न करके बाहर आ जाता है। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किए ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।